सहारा प्रणाम। सहारा न्यूज नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। अपने हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम हफ्ते भर की खेल सरगर्मियों का जायजा लेते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान शुरू हुए बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की, जिसमें आपको मालूम होगा कि दो खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ है, शुभम गिल और मोहम्मद सिराज, और दोनों ने ही पहले ही टेस्ट मैच के पहले ही दिन बहुत ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की बारी सिमटी, यानी 200 रन भी नहीं बना सकी, तो ये 5वां मौका है ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सिंग टेस्ट की तारीख में जब इतने कम स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी पहली इनिंग में आउट हुई है। इसके अलावा हम दोनों पहला टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का जो रनआउट हुआ पहले दिन, उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो गई है। पिन का जो रनआउट था उसे थर्ड अंपायर ने जो हिंदुस्तानी फील्डरों की अपील को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन थर्ड अंपायर ने कहा कि यह नॉट आउट है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ही साबिक क्रिकेटर शेन वॉर्न का यह कहना है कि टिम पिन जो थे वो आउट थे और ये तीसरे अंपायर का ये गलत फैसला है। बहुत कम ऐसा होता है कि थर्ड अंपायर के फैसले पर सवाल उठाया जाए, क्योंकि थर्ड अंपायर से सब मुतमईन नजर आते हैं, लेकिन यहाँ शेन वॉर्न नजर नहीं आए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के सिलसिले में जो ये फैसला दिया गया था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि बीसीसीआई ने ऐलान किया है कि 2022 से आईपीएल में 10 टीमें खेलेंगी। अब तक 8 टीमें खेला करती थी। एक अहम मीटिंग में यह फैसला किया गया है, 2 नई टीमें, 2 नए फ्रेंचाइजेस आईपीएल में आने वाले हैं, इसका फैसला हुआ है। और उधर जिस तरह से विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन पैटर्निटी लीव पर दौरा छोड़ करके वापस आए हैं, हालांकि बीसीसीआई की इजाजत से आए हैं, उस पर भी तनाजा खड़ा हो गया है और किसी और ने नहीं बल्कि साबिक टेस्ट कप्तान सुनील गावस्कर ने यह इशू उठा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक नौजवान गेंदबाज नटराजन, जिसके घर में भी विलादत होती थी, उसको इजाजत नहीं दी गई घर जाने की, लेकिन विराट कोहली को इसकी इजाजत मिली। तो बीसीसीआई का मैनेजमेंट आखिर इतनी तफरीक क्यों बरत रहा है खिलाड़ियों के बीच? क्या वो नौजवान खिलाड़ी है और उसका कैरियर अभी शुरू ही हुआ, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ? और दूसरी बात गावस्कर ने यह भी कही है कि नटराजन इतना उभरता हुआ गेंदबाज है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नेट बॉलर के तौर पर हो रहा है। तो वजह सवाल है सुनील गावस्कर का कि जब आपको खिलाना ही नहीं था तो उसकी अहलिया की जजकी के वक्त उसे मुल्क क्यों नहीं जाने दिया गया, जिस तरह से विराट कोहली को जाने दिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर 2023 के आलमी कप हॉकी की मेजबानी मिली है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे और फिर हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से रशिया पर पाबंदी लगी है, जो डोपिंग का मामला चल रहा है रशियन एथलीट्स का, कि 2 साल तक रशिया 2 ओलंपिक तक रशिया ना तो ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है और ना ही ओलंपिक में रशिया का झंडा और फिर उसका कौमी तराना गाया जाएगा। तो आज के स्पोर्ट्स राउंडअप में हम इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए एक मरतबा फिर रूबरू हुए हैं। हमारे साथ लाइव हैं साबिक क्रिकेटर और खेल के माहिर जनाब ज़ीशालुन यकीन। तो नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। सबसे पहले बातचीत करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट से। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर दिसंबर के महीने में कोई भी टीम रहती है तो 26 दिसंबर से जो टेस्ट शुरू होता है वो बॉक्सिंग डे टेस्ट कहलाता है। तो इसी तरह से 26 दिसंबर से हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मैच रमा सीरीज का शुरू हुआ है बॉक्सिंग डे टेस्ट के नाम से, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से अगर देखा जाए तो गेंदबाजों ने एक मरतबा फिर अच्छी शुरुआत की, खासतौर से मोहम्मद सिराज जिन्हें पहली बार टीम में शामिल किया गया है, उन्होंने 2 विकेट लिए, कैचेस भी लब किए और शुभम गिल ने भी एक अच्छी शुरुआत की है। तो कुल मिलाकर ज़ीशानुल यकीन हम कह सकते हैं कि ये पहले टेस्ट का एक्शन रिप्ले है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की शुरुआत अच्छी रही थी। हालांकि इस बार कप्तान बदला हुआ है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान इस मैच को न सिर्फ ये कि जीत या बचा सका बल्कि तीसरे दिन ही सुपड़ा साफ हो गया। एक दूसरी बात जो क्रिकेट शायकीन की तरफ से आज उभर कर सामने आई है, जब रहाणे की कप्तानी लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली से अच्छी कप्तानी वो करते हुए कम से कम नजर आए हैं शुरुआती टेस्ट मैच के लम्हात में। आपने इसका मुशाहिदा किया होगा, आपको क्या लगता है कि ये टेस्ट मैच किधर जा सकता है?
देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत है शबाब साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका और सहारा चैनल का कि मुझे फिर से आपने इनवाइट किया है अपने इस प्रोग्राम के लिए। जहाँ तक इस टेस्ट की बात है तो ये ज़रूर मैं ये कहूँगा आप शबाब साहब कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। मैं लास्ट मैच में भी आपको याद होगा कि हम 36 रन पे आउट हो गए थे, जिससे बहुत सारी बातें लोगों की हर तरफ से आ रही थी, लेकिन मुझे यकीन था एक स्टेटमेंट पे जरूर विराट कोहली के कि हमारी टीम जरूर बाउंस बैक करेगी मेलबर्न टेस्ट में। और वो बाउंस बैक किया है इन्होंने कि 196 पे ऑल आउट किया उनके जैसे बड़ी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के। उनके जो बैट्समैन अभी फॉर्म में हैं सारे, उनको 196 पे आउट करने के बाद अभी जो है वो आप देख रहे हैं कि उन्होंने पृथ्वी शॉ की जगह शुभम गिल को चांस दिया है खेलने के लिए, और जी, वो और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और सबसे एक अच्छी बात हम कहेंगे ऋषभ पंत के लिए भी है, क्योंकि एक साहा की जगह एक बाज़ाब्ता विकेट कीपर के तौर पर वो टीम में शामिल हुए हैं, और जाहिर सी बात है काफ़ी हौसला अपना बढ़ा होगा। हम दूसरी खबर पर बात करेंगे जिस पर आप जीशान आ रहे थे, और वो दूसरी खबर आज की हमारी ये है कि जैसे कि हम बात कर रहे थे बार बार कि दो उभरते हुए सितारों ने आज टेस्ट कैप पहनी है। मोहम्मद सिराज जो आईपीएल की देन है, और उन्होंने आईपीएल और कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दी, और आज आखिरकार उन्हें टेस्ट कैप मिली, और उन्होंने पहले ही दिन शानदार बॉलिंग का मुजाहरा भी किया। और दूसरे शुभम गिल, दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको टेस्ट कैप आज मिली है। काफ़ी दिनों से ये इंतज़ार कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो तब्दीलियां इस टेस्ट मैच के लिए हुई हैं, और ख़ासतौर से जो दो नए चेहरे सामने आए हैं, उसका असर देखने लगा है पहले ही दिन से टेस्ट मैच में? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं बहुत खुश हूँ कि अगर आज अभी के वक्त में 23-24 साल के, 22 साल 24 साल के लड़कों को अगर आप टेस्ट में मौका नहीं देंगे, उनको अगर चांस नहीं मिलेगा, तो 2-3 साल के बाद से उनके लिए वक्त निकल जाता है टेस्ट मैच खेलने के लिए। कि वो जो 5 दिनों का टेस्ट मैच होता है उसके लिए फिजिकल और एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है कि सिराज को इन्होंने मौका दिया है। सिराज अच्छी बॉल डालते हैं। जाहिर सी बात है कि और भी लाइन में है, सैनी है, नटराजन है, सब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिराज को मौका मिला है उसकी बहुत वजह है शबाब साहब, इसलिए कि वो थ्रू आउट पिछले ज्यादा लंबा उनका कैरियर नहीं है क्रिकेट का, 5 साल का कैरियर का है उनका लंबा, बस बहुत देर 5 से साल पहले वो खेलना आए थे। शुरू किया है उन्होंने। जी जी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आईपीएल में भी उन्होंने परफॉर्म किए हैं, कंटिन्यू वो करते चले आ रहे हैं। अभी लास्ट आईपीएल में भी उन्होंने जो बॉल डाली है और स्पीड उन्होंने बहुत बढ़ा ली है, जो वर्क करना शुरू किया है उन्होंने अपने इसके बॉल के ऊपर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे उनको ये मौका मिला। लेकिन उनकी जो पूरा करियर है, उनकी अपनी जिंदगी का एक बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की जो एक पहचान है कि गरीब के घर से कोई इतने ऊपर आता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके माँ बाप की दुआएं, उनके माँ बाप की मेहनत और इसकी खुद की किस्मत जो यहाँ तक लेकर के सिराज जैसे प्लेयर को लेकर आए हैं। इसलिए कि आपको मालूम होगा कि सिराज के फादर का क्या प्रोफेशन था पहले, जी जी। कहाँ से वो खेलना शुरू किया उन्होंने। वो एक सिर्फ ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे उनके फादर, और उसके बावजूद सिराज ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, उसमें उनके फादर ने मदद की उनकी। ये बहुत आज के दिन में मैं ये कह सकता हूँ कि हर वो जो फादर है या हर जो बाप है उसके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशन का वक्त है कि आप ये मत सोचो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे बिलोंग करते हो। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, अच्छी सोच देंगे, और उनका जो इंटरेस्ट है उसमें अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो जरूर वो कामयाब होगा, जैसे आज सिराज कामयाब होंगे। और आप देखें कि पहले टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छी बॉल भी डाली जी, है, और हम ठीक है। अब दोनों ही खिलाड़ियों को, शुभम गिल और मोहम्मद सिराज, दोनों को आलमी सारा की तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे। उन्हें टेस्ट कैप मिली है, और उम्मीद करते हैं कि वो अपने दमखम पर टीम इंडिया के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में टेस्ट मैच की 11 खिलाड़ियों में आना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर दूसरा तीसरा शहरी क्रिकेटर बनना चाहता है और वो इंडिया खेलना चाहता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपको टेस्ट मैच में, यानी कि कौमी टीम में जगह मिली है, नेशनल टीम में, तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस खिलाड़ी को भी मौका मिलता है सबको इसका फायदा उठानी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो बॉक्सिंग डे टेस्ट में एक ऐसा तनाजा हुआ, एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। टिम पेन जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, वो रनआउट की अपील की गई थी टीम इंडिया की तरफ से। चूंकि मामला काफी करीबी था, इसलिए रेफर किया गया इसे
थर्ड अंपायर की तरफ, थर्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि शेनवान को ये गवारा नहीं था, इसे पसंद नहीं आया, क्योंकि शेनवान ने कहा है कि थर्ड अंपायर का ये फैसला गलत है, टिम पेन ने वो रन आउट थे और थर्ड अंपायर की तरफ से ये डिसीजन सही नहीं आया है। जिशान, आपने भी देखा होगा, आमतौर पर ये होता है कि थर्ड अंपायर से सब मुतमईन रहते हैं, क्योंकि फील्ड अंपायर के बाद अब थर्ड अंपायर है। शायद मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूं कि थर्ड अंपायर पर बाकायदा किसी फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी ने उंगली उठाई हो और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये थर्ड अंपायर का फैसला जो है गलत है। देखिए शहबाब साहब, ये एक शेर मोहन साहब का अपना स्टेटमेंट है। उन्होंने अपने हिसाब से देखने के बाद से सोचा होगा कि नहीं, ये उनके हिसाब से लग रहा है। लेकिन देखें, कभी भी ये कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कोई भी चैलेंज करना बड़ा ही अच्छी बात नहीं होती है। उससे जो क्रिकेट की जो अपनी एक पहचान है ना, वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो वो शेरवान साहब किस हिसाब से, कौन से वक्त में उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दिया, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि थोड़ी सी कमी रह गई थर्ड अंपायर से। फिर भी उनका जो डिसीजन है वो मान्य है और कोई उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि अंपायर, और जिशान, वो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें ऐसा तो लगता है कि बल्ला अंदर है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बैट जो है हवा में रहता है, और अगर क्रिकेट का जो ज़ाब्ता है, कानून है, उसके मुताबिक अगर बैट हवा में है तो अगर आप पहुंच भी गए हैं तो रन आउट करार दिए जाते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शेनवान यही कहना चाह रहे हैं कि वो बेशक क्रीज के अंदर है लेकिन बल्ला उनका हवा में है। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको कि मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो कोई थोड़ी सी कमी रह गई है थर्ड अंपायर से। अब लेकिन वो थर्ड अंपायर का डिसीजन है शबाब साहब जी, वो आखिरी है। मैं बार बार ये कहता हूं कि वो आखिरी होता है, जज होता है वो, और जज का डिसीजन हमेशा सबको मान्य होता है, चाहे वो हमारे हक में हो या हमारे हक में ना हो। इसलिए कमेंट करना मेरे ख्याल से किसी के लिए भी जायज नहीं होता है। तो चलिए, अब थर्ड अंपायर का फैसला तीसरी आंख कहा जाता है। हम अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और हम आपको फिर से बता दें कि टिम पेन जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, उन्होंने उनका ये मामला था रन आउट का। लेकिन जिशान ने बिल्कुल सही कहा कि जब आपने फील्ड अंपायर से रेफर किया है मामला थर्ड अंपायर को और उसके बाद कोई नहीं है, मैच रेफरी भी वहां पे बैठे होते हैं, तो आपको थर्ड अंपायर के फैसले पर इत्मीनान करना पड़ेगा और इस पर किसी भी तरह का तबसरा नहीं होनी चाहिए। और अब बात आईपीएल की करते हैं। एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता दिनों बीसीसीआई के अहमदाबाद में हुई है और इस मीटिंग में आईपीएल के ताल्लुक से काफ़ी कुछ फैसले लिए गए हैं और घरेलू क्रिकेट और ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने जैसे इश्यूज पर बात हुई है। आईपीएल से सिलसिले में खास बात यह है कि सन 2022 से अब इसमें 10 टीमें होंगी। अब तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती आ रही हैं। 10 टीमों के आईपीएल में मैचेस भी जाहिर सी बात है बढ़ जाएंगे, जिनकी तादाद 94 हो जाएगी और ये आईपीएल अब तकरीबन 2.5 महीने चलेगा। हालांकि साल 2021 का जो आइंदा साल का जो होगा उस आईपीएल, उसमें 8 ही टीमें होंगी। इसके अलावा बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेटर्स के बीमा कवर यानी इंश्योरेंस का जो कवर होता है उसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। और राजीव शुक्ला की फिर से बोर्ड के नायब सदर के तौर पर वापसी हुई है और वो महिमा वर्मा की जगह लेंगे, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड के सदर का ओहदा संभाला था। तो दिशान, लगातार आप भी कह रहे थे कि 10 टीमों का आईपीएल बहुत जल्द देखने को मिलेगा और अब वो बात तय हो गई है कि 2022 से 2 नए फ्रेंचाइज आईपीएल में आएंगे और टूर्नामेंट भी बड़ा हो जाएगा। तो कितना और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा आईपीएल देखना। ये देखिए, जाहिर सी बात है कि 10 टीमें होंगी तो शबाब साहब मैचेस बढ़ जाएंगे और आप देखें कि हर टीम में 25-25 और नॉर्मली जो होते हैं 25 लड़के का ये 50 लड़के और बढ़ेंगे हिंदुस्तान से, नए लड़के आएंगे। 50 लड़कों का एक अलग चीजें होंगी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जरूर अच्छी चीज है कि जिधर अगर आईपीएल में टीमें इंक्रीज कर रही हैं तो हमारे बच्चे जो यंग लड़के हैं जो मुश्ताक अली खेलेंगे, फॉर्म करेंगे, फॉर्म को जरूर काउंट किया जाएगा और उन टीमों के लिए वो अपने उस हिसाब से ऑप्शन में रखा जाएगा। स्टूडेंट के अगर वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 50 सिर्फ नहीं, 50 बाकी और भी बहुत सारे चीजों के ऊपर में बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होने वाला है टीमों की वजह से। तो मुझे ये सुनकर के बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कम से कम 10 टीमें हैं और
ये 2022 से ना करके मुझे तो लगता था कि इस बार ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी शायद टीम डिसाइड नहीं हुए हैं शवाब साहब। उसमें मुझे लगता है कि वो जो ऑप्शंस होंगे उसके पहले ये दोनों टीमें भी डिसाइड हो जाएंगी कि अहमदाबाद होती है या लखनऊ होती है या कानपुर होती है। ये 3 टीमें का के बारे में मैंने सुना, और भी लोग लगे हुए हैं। जैसे मैंने सुना है कि एक जेके जीशान शुक्ला साहब की वापसी हुई है बोर्ड के वाइस चेयरमैन के तौर पर, एक मरतबा फिर वो आईपीएल के कमिश्नर भी रहे हैं, थे ही, अभी भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी वापसी जो हुई है बोर्ड के अंदर इतने बड़े ओहदे पर, हमेशा किसी न किसी बड़े पोस्ट पर हो रहे हैं, तो इससे बीसीसीआई का जो मैथमेटिक्स है वो किधर जा रहा है? नहीं, बहुत अच्छी चीज है। अगर देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस आदमी लोग, अगर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट से अटैच रहे हैं बहुत सालों से, और खासकर जहाँ तक शुक्ला साहब की बात है तो वो एक सुलझे हुए इंसान हमेशा रहे। किसी भी आप देखेंगे नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी रहे हमेशा से, और ये हर जगह, हर जगहों पे आप देखेंगे तो उनकी अपनी एक पहचान है, चाहे वो पॉलिटिकल सर्किल हो या क्रिटिक सर्किल हो, हर जगह उनकी अपनी एक पहचान है। इसलिए मुझे लगता है कि इससे जरूर जो कुछ भी थोड़ी सी अगर कमियां अभी हो रही है, कैलकट जो एक ईस्ट और वेस्ट का जो मामला अभी चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बीच में आकर के सेंटर से ये रह करके इन दोनों कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि इनके आने के बाद से और बेहतर क्रिकेट देखने और जाहिर सी बात है उनका तजुर्बा का तो फायदा बीसीसीआई को मिलेगा। हार के बीसीसीआई इस वक्त काफी मुश्किल में है। सुनील गावस्कर ने एक बड़ा सवाल विराट कोहली के पैटर्निटी लीव के सिलसिले में उठाया है, इसका जवाब भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एक वक्फा लेते हैं जीशान, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम फिर आपसे बात करेंगे। दुनिया भर के हालात, हादसात, वाकयात या वारदात, और उन सब की खबरों में आपके दिल की बात। हर सच का पूरा मंजरनामा, हर घंटे देखिए खबरनामा, सिर्फ आलमी सहारा। बको बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा हफ्तावार प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। हमारे साथ लाइव हैं साबिक क्रिकेटर और इस वक्त रणजी ट्रॉफी के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन जनाब ज़ीशान उल यकीन। विराट कोहली पैटर्निटी लीव पर आए हैं, उनकी जचगी होने वाली है, उनकी अहलिया को बहुत सारी मुबारकबाद, लेकिन सुनील गावस्कर ने इस पर एक सवाल उठा दिया है। पहला टेस्ट हिंदुस्तान हार गया था, विराट कोहली आ गए हैं। उन्होंने नटराजन का हवाला दिया है कि इस गेंदबाज को इजाजत बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट की तरफ से नहीं मिली थी, इसके घर में भी जचगी होने वाली थी और इसको अभी सिर्फ नेट बॉलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खिलाया नहीं जा रहा है इस सीरीज में। तो अगर आपको नेट बॉलर के तौर पर ही इस्तेमाल करना था इतने अच्छे गेंदबाज को, तो फिर इसे भी अपने घर जाने की इजाजत दे देनी चाहिए थी। साफ तौर पर सुनील गावस्कर ने कहा है कि पूरी तरह से ये तफरीक बरत रहा है बीसीसीआई। अगर कोहली को इजाजत मिली पैटर्निटी लीव की तो नटराजन को क्यों नहीं। ज़ीशान उल यकीन एक बहुत मुश्किल काम था सुनील गावस्कर के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत बेखौफ होकर ये आवाज़ उठाई है क्योंकि हक की बात उन्होंने की है। आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत उनके इस बयान से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। हमेशा क्रिकेट की जो टीम होती है उसमें शवाब साहब सभी एक होते हैं, सबके लिए बराबर का रूल होता है, सबके लिए सारी चीजें बराबर होती हैं और होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर कहीं ये कमियां हैं तो उनकी बातों को जरूर सुनना चाहिए मैनेजमेंट को, और आगे ऐसा कोई जरूर से कंडीशन बनाने चाहिए कि हर प्लेयर को वो हक होना चाहिए कि उसके जो रूल्स हैं उस रूल्स को वो फॉलो करे। या तो ये आप हटा दें कि कोई जाएगा किसी भी जगह पे, आप जैसे देखें कि सिराज के फादर की डेथ हो गई है अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में है क्वारंटाइन की वजह से, कि उन्हें अगर आगे मौका क्रिकेट खेलना है और अगर कहीं उन्हें चांस मिलता है इंडिया टीम में
तो अगर वो जाते वापस तो वो आज नहीं होते हैं शबाब साहब। लेकिन कुछ इस तरह के कंडीशंस होते हैं कि आपको अपने ऊपर भी सोचना पड़ता है। नटराजन की भी जहां तक बात है, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इसके लिए परमिशन लिया था, मांगा था कि नहीं मांगा था, बीसीसीआई ने उनको रिफ्यूज किया, या कि उन्होंने खुद भी वही डिसीजन लिया जो सिराज ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि उनके फादर का इंतकाल होने के बावजूद, डेथ होने के बावजूद वो इंडिया वापस अभी नहीं आए, और आज वो के फादर की रूह को सुकून मिल रहा होगा कि वो ना वापस आकर के हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक पहलू इस मामले का ये है कि भाई आपको अपना करियर देखना है, और आपका कहना सही है, नटराजन की तरफ से ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है। हो सकता है वो खेलना चाहते हो, लेकिन ये मामला सिर्फ सुनील गावस्कर ने अपने जज्बात का इजहार किया ये मामला उठाकर, और आपका कहना बिल्कुल सही है कि अगर उन्होंने इजाजत मांगी होती और न मिली होती तो शायद बोर्ड कटघरे में आता। अगर ऐसा नहीं किया, जैसा कि सिराज ने भी नहीं किया था, तो फिर बोर्ड की इसमें कोई गलती नहीं है। अब बात करेंगे हम एक ऐसे सिलेक्शन कमेटी की जिस पर सिलेक्शन कमेटी का काम अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उस पर तरह तरह के सवाल उठते खड़े हो गए हैं, और जिसने सिलेक्शन कमेटी बनाई है उसी पर सवाल उठ रहे हैं। बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दी है जिसमें चेतन शर्मा, जिनका नाम वर्ल्ड कप की वाहिद पहली हैट्रिक है, वो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। और बहुत ही अच्छे इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक ये है कि सारे के सारे इसमें गेंदबाज हैं। जितने पूरी सिलेक्शन कमेटी ही बॉलरों की कमेटी है। चेतन शर्मा, जिन्हें सबको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, काफ़ी कुछ क्रिकेट में इन्होंने दिया है। लेकिन जीशान, जिस तरह से पिछली सिलेक्शन कमेटी एमएस के प्रसाद की चेयरमैनशिप में थी, जो सवाल उठा था कि आखिर इतनी कमजोर सिलेक्शन कमेटी क्यों बनाई जा रही है, इस मरतबा फिर सवाल उठ रहा है। सारे सिलेक्टर्स मिलाकर अगर देखा जाए हिसाब किताब, तो सब ने मिलकर के 53 टेस्ट मैच सिर्फ खेले हैं। आपको क्या लगता है? और दूसरा सवाल ये हो रहा है कि अभय कुरविला अगर वेस्ट जोन से आते हैं तो अजीत अग्रकर उनसे कहीं ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्हें मौका क्यों नहीं मिला? ये सवाल उठ रहा है। जीशान, आप चूंकि एक सिलेक्शन कमेटी के खुद चेयरमैन हैं, तो इस सिलेक्शन कमेटी पर जो सवाल उठ रहा है, कहां तक हक बजानिब है, कहां तक जायज है? देखिए, मैं कोई सवाल किसी भी सिलेक्शन कमेटी पे नहीं उठाऊंगा, चाहे वो अगर वो एलिजिबिलिटी में आए हैं, इसलिए एडवाइजरी कमेटी होती है शबाब साहब, वो एडवाइजरी कमेटी जो एप्लीकेशंस आते हैं उस एप्लीकेशन के ऊपर में वो डिसाइड करते हैं। अब इत्तेफाक की बात यह है कि आपके एडवाइजरी कमेटी जो बीसीसीआई की है उसमें भी 2 पेस बॉलर हैं, आरपी सिंह, मदन लाल साहब। तो अब ये ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है वो पेस बॉलर की तरफ रहा होगा, इसलिए सारे पेस बॉलर्स आज नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी एलिजिबिलिटी होती है शबाब साहब, उस एलिजिबिलिटी के ऊपर में जरूर से मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए जो भी एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं, इसलिए कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है एडवाइजरी कमेटी की। और वहां पे अगर आप ये ईस्ट जोन और साउथ जोन और नॉर्थ जोन अगर आप ये सोचेंगे तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल से हमेशा सिलेक्टर्स को ऐसे ही किसी सिलेक्टर्स को बनने चाहिए। चेतन शर्मा अच्छे इंसान हैं, अच्छे से कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूंगा कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सवाल तो खड़े होंगे कि अगर चेतन शर्मा है तो मनिंदर सिंह क्यों नहीं है, अगर कुरविला है तो क्या वजह है कि अगरकर का नहीं हुआ है, अगर मोहंती है तो क्या वजह है। आपने एक बहुत अहम बात अभी कही है कि जो कि शुरू से हम देख रहे हैं कि जोनल कैटेगरी रही है टीम बीसीसीआई में टीम के सिलेक्शन को लेकर, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी 5 जोन हैं मुल्क में, वो सब के एक सेलेक्टर को इस बात का हक है कि अपने अपने जोन के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएं। तो अब जबकि सीधे आईपीएल से खिलाड़ी उठा लिए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जीशान कि अब जोनल कैटेगरी की कोई जरूरत नहीं रह गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये आपसे कह रहा हूँ कि मेरा ये एडवाइस है एडवाइजरी कमेटी को कि वो आप जो सीवीज हैं वो 40-50 सीवी मंगा लें एक बारी में, और उसके हिसाब से कैटेगरी बना दें आप कि भाई ये लोग सारे जो हैं इस लाइन में आते हैं, ये एक ग्रेड में है, ये बी ग्रेड में, ये सी ग्रेड में, इस तरह करके आप कैटेगरी बना कर रख लीजिए। और उसके बाद से ये ना सोचिए आप कि ये किस जोन का है या कि ये किस जोन का है। हिंदुस्तान हमेशा इकट्ठा है। ये जोनल और ये जो रीजनल, ये सारी चीजें खत्म होने से बीसीसीआई एक फैमिली है, पूरे हिंदुस्तान का हेड है बीसीसीआई। यहाँ पे अभी भी अगर पिछले 40 सालों का जो जोनल वाइज का जो मामला चला आ रहा है, वो मेरे ख्याल से इसकी जरूरत अब नहीं रह गई है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा शबाब साहब कि जब आईपीएल से प्लेयर को उठा लेते हैं के लिए, सिलेक्टर की कहाँ जरूरत रह गई है, फिर उस जोनल और इन सब चीजों की कहाँ रह गई। आप देखिए पीछे शिवम दुबे
का अगर आप देखें देखिए कई ऐसे नाम हैं जो सीधे आईपीएल से अब उठाए जा रहे हैं। अब तो रणजी ट्रॉफी अब कोई शर्त नहीं रह गई, पहले रणजी खेलना जरूरी था। तो ज़ीशानुल हकीम जो खुद एक रणजी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, उनका ये कहना था कि जोनल जो कंडीशन है वो सेलेक्टरों के लिए हटा देना चाहिए, खिलाड़ियों के सीवी पूरे मुल्क से आए और उन्हीं की बुनियाद पर होना चाहिए। अब बात हॉकी की करेंगे। मुल्क के हॉकी शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर आलमी कप की मेज़बानी का मौका मिल रहा है। और मुल्क का सबसे बड़ा स्टेडियम जो साल 2018 में हम आपको याद बुला दें, FIH की मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के बाद ये इसकी शुरुआत हुई थी और उसे अब तैयार किया जा रहा है। और क्रिकेट के बाद अब हॉकी का भी सबसे बड़ा स्टेडियम हिंदुस्तान में हो जाएगा। 2023 में हिंदुस्तान को इस इवेंट की मेजबानी करने का मौका मिला है और उड़ीसा को लगातार दूसरी बार इस वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी दी गई है। और यह चौथा मौका होगा जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस बड़े इवेंट का इनेकाद होगा। इससे पहले हिंदुस्तान 1982 मुंबई में, 2010 दिल्ली और 2018 में उड़ीसा के हॉकी आलमी कप की मेजबानी कर चुका है। ज़ीशान, हम पिछले कुछ बरसों से ये देख रहे हैं कि उड़ीसा जो है वो हॉकी का हब बन चुका है, या ये कहें कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उसने हॉकी को गोद ले लिया है, क्योंकि लगातार अब आप हॉकी के खिलाड़ियों पर भी उड़ीसा हॉकी लिखा के आता है। और पूरी तरह से वहाँ की जो सरकार है उसने फिर एक मरतबा ये जिम्मा लिया है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप है मेंस, वो फिर से उड़ीसा में होगा। अरे बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट का। मैं अब बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि उन्होंने हॉकी को जिंदा रखने में बहुत बड़ा अहम रोल अभी अदा कर रहे हैं अब उड़ीसा जो है। और ये खासकर ये जो गवर्नमेंट है पिछले 5-6 सालों से, आप देखें कि वहां पे वर्ल्ड कप हुए हैं पीछे में, और काफी बड़े पैमाने पर वर्ल्ड कप हुआ था वो, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड था, हर जगह उसके सारी चीजें चल रही थी। हाँ, ये जरूर है कि देखिए, अब जैसे मान लें कि आप हम सहारा इंडिया लिखा करते थे, आने वाले दिनों में मुझे यकीन है कि फिर से सहारा इंडिया किसी न किसी जगह पे नजर आएगा, जो मुझे यकीन है। वैसे ही उड़ीसा इंडिया नजर आता है हॉकी के उसमें, अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा इंडिया, इसलिए कि उड़ीसा पूरा प्रमोट कर रहा है हॉकी को। सिर्फ आप देखें शबाब साहब, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सिर्फ उड़ीसा अपने स्टेट के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सारी चीजें नहीं है। उनकी एक टीम है जो झारखंड भी जाती है, उनकी एक टीम है जो छत्तीसगढ़ भी जाती है, उनकी एक टीम है जो आंध्रा तक जाती है। वो ट्राइबल एरिया है, सारे एरिया में जाकर के वहां से जो बच्चे हैं ज़ीशान, आपका एक छोटा सा रिएक्शन अपनी आखिरी खबर पर हम लेना चाहेंगे, वक्त की कमी है हमारे पास। आलमी सालसी अदालत बराए खेल ने रूस के खिलाफ सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए आइंदा 2 साल के लिए रूस के ओलंपिक्स या किसी भी आलमी चैंपियनशिप में अपना नाम, परचम और तराना इस्तेमाल करने और अहम मुकाबलों की मेजबानी पर पाबंदी आयद कर दी है। पूरा मामला पहले से जानते हैं, 2015 से यह पूरा मामला ज़ीशान चल रहा है और एक बड़ा फैसला अब लिया गया है रूस के खिलाफ। नहीं, देखिए शबाब साहब, ये याद होगा आपको कि हमने पीछे भी 2 साल पहले ये जब प्रोग्राम आपके साथ किया था, मुझे याद है कि वो विसिल ब्लोअर जिसने इस चीज को सामने लाया था, वो जो आजकल, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो जर्मन में पॉलिटिकल असाइलम में है। वो लड़की जो एक्टिव थी और वो जो उनके हस्बैंड है, वो दोनों, और उनके ही कहने के बाद से वाडा ने ये शुरू किया था इंटरप्रेशन, और ये इस वक्त से कंटिन्यू चला आ रहा था। और इसके बीच में ये था कि रशिया अपने इन्फ्लुएंस, अपने पावर से अपने आप को बचाता चला आ रहा था। लेकिन लास्ट जो स्विट्जरलैंड में जो एक्शन हुआ है वो ये था कि पहले जो हुआ था ये कि लाइफ बैन करने की बात चल रही थी, लाइफ खत्म करने की बात चल रही थी रशिया के लिए, लेकिन 2 साल का बैन किया इनके ऊपर में। ये एक अच्छी बात है। दुनिया के बाकी जो कंट्रीज हैं उन्होंने एटलीस्ट ये किया है कि जो लोग, जो लड़के या लड़कियां वहाँ के हैं रशिया के, उनको इतना इख्तियार दिया है कि आप। चलिए ज़ीशान, हम वक्त की कमी हमारे पास, कहने का मतलब ये है कि जो गलती की है रूस के एथलीट्स ने, उसकी सजा उनके मुल्क को मिली है। 2 साल की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए ज़ीशानुल हकीम आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आपसे बातचीत होती रहेगी। तो नाजरीन, आज के स्पोर्ट्स राउंड अप में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।